नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ इज़ वेल्थ। मैं हूं आपके साथ प्रथा शर्मा। तो इस खास प्रोग्राम के थ्रू हम हर बार अलग अलग हेल्थ इश्यूज़ को लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। और इसी कड़ी में आज के अगर टॉपिक की और इस एपिसोड की अगर हम बात करें तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम आज जिस पर बात करने वाले हैं वो है हमारे दांतों को लेकर। जी हाँ, दांत हमारे शरीर का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन जितना ये इम्पॉर्टेंट होता है लोग शायद इसकी केयर करना उतना ही ज़्यादा भूल जाते हैं। आज इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर हम बहुत सारी चर्चा करेंगे कि कैसे दांतों का ख्याल रखा जा सकता है, कहाँ पर गलती होती है और कैसे उन सभी गलतियों को दूर किया जा सकता है। इन सभी चीज़ों की जानकारी देने के लिए आज मैं और हमारी ये टीम आज पहुँचे हुए हैं रूट केयर डेंटल क्लिनिक पे, जहाँ पर मेरे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर अंशुल शुक्ला जी। डॉक्टर अंशुल जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। तो अंशुल जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे कि हमने अपने दर्शकों को बताया भी है कि आज हम डेंटल केयर को लेकर बातचीत करने वाले हैं। तो क्या लगता है, आपकी राय क्या है? क्योंकि जितना इम्पॉर्टेंट ये पार्ट होता है दांत हमारे पूरे शरीर में, हमारे चेहरे पे, उतनी ही ज़्यादा लोग शायद गलती कर बैठते हैं, इसे उतना ही इग्नोर भी कर देते हैं। और यही वजह होती है कि जब यहाँ से परेशानी शुरू होती है तो इतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम उनके पूरे शरीर में हो जाती है और तकलीफ़ आगे चलकर उनको ही होती है। क्या कहेंगे आप इस पर? ये बिल्कुल सही बात है मैम। दांत जो है शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। हम सोचते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ, बट हेल्थ के लिए न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन ह्यूमन बॉडी में शुरू होता है मुंह से। देखिए, आप इसको ऐसे समझिए, अगर आप खाने को चबा के नहीं खा पाओगे तो आप ठीक से नहीं खा पाओगे, तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज होने लगेंगी। GERD, जब रिफ्लक्स डिसीज़ होता है यानी एसिडिटी एसोसिएटेड, ये सारे प्रॉब्लम आपको आने पड़ेंगे। तो हमको ये चीज़ समझने की बहुत आवश्यकता है कि जो सबसे पहला जो कड़ी है, जो सबसे पहली कड़ी है इस प्रॉब्लम की, वो शुरू होती है दांतों से। इसलिए आपको और सभी को ये चीज़ बिल्कुल मतलब अवेयर होना ज़रूरी है कि दांतों की केयर बहुत इम्पॉर्टेंट है। दांतों की केयर इम्पॉर्टेंट है और इसके लिए अवेयरनेस भी काफ़ी ज़्यादा और उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। टूथब्रश को लेकर आप क्या कहेंगे? अगर इसके प्रोसेस की बात करें तो कहीं ना कहीं हम जब सुबह उठते हैं तो यूजुअली हम ब्रश करते ही हैं, लेकिन यही ब्रश लोग सिर्फ करना है करके करते हैं और दूसरी तरफ में उसे टेक्निकली बहुत सही तरीके से करना भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्या इसका सही ट्रिक है, टेक्निक है, ये आपसे समझ लेते हैं। एग्जैक्टली प्रीथा मैम, एक्चुअली होता ये है कि टूथब्रश जो है एक कॉमन प्रैक्टिस है कि हम लोग सुबह उठे, नींद आदि है जैसी भी है, बस हम लिए, लगा दिए, हम निकल गए। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। ब्रशिंग एक कोई सिंपल चीज़ नहीं है, थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ी सी मेथोडोलॉजिकल है, बट हाँ, ये किया जा सकता है। जैसे मैं आपको एक मॉडल के थ्रू अभी समझाऊंगा, बहुत आसान है और बहुत ईजिली किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले अपन शुरू करते हैं अपने टूथब्रश से। आप जो भी टूथब्रश लें उसमें लिखकर अलग से आता है सॉफ्ट या अल्ट्रा सॉफ्ट, मीडियम या हार्ड। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सॉफ्ट या अल्ट्रा सॉफ्ट ही टूथब्रश यूज़ करें, मीडियम और हार्ड यूज़ ना करें। दूसरा, मेथड ऑफ ब्रशिंग। हमारी एक कॉमन आदत है कि हम अपने टूथ को बस ऐसा लेके ब्रश से जितना फोर्सफुली हो सके रगड़ रहे होते हैं। देखिए, हम ऐसे में अपने दांतों को डैमेज कर रहे हैं। प्रैक्टिकल मेथड क्या है? आपको ईजिली याद करने के लिए एक सिंपल लाइन कॉन्सेप्ट याद रखना है, वो है कि ब्रश करने के लिए ब्रश को मसूड़े से दूर ले जाना है। आप इस मॉडल में देख सकते हैं, जैसे मैंने ब्रश को 45 डिग्री के कोण पे ब्रश और मसूड़े के जॉइंट पे रखा है और धीरे धीरे हल्के हाथों से बिना फोर्स के नीचे के तरफ ले रहा हूँ। क्योंकि ये ऊपर के दांत है, इसका मतलब ये हुआ हम मसूड़े से दूर जा रहे हैं, यानी नीचे जा रहे हैं। सेम अंदर के तरफ भी करें। ये अंदर नहीं करना बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। अब ऐसे ही आप आ जाएंगे नीचे वाले में, तो नीचे का भी देखिए, मसूड़े से दूर जाना यानी कि नीचे से ऊपर लिफ्ट अप करना। हल्के हाथों से बिल्कुल आप ऐसे उठाइए और वैसे ही अंदर के तरफ भी करिए। इतनी चीज़ें, ये बस एक मेथड होता है ब्रश का, इसको हम नॉर्मली बास मेथड बोलते हैं। आजकल आप ऑनलाइन ऑफलाइन यूट्यूब में इधर उधर काफ़ी वीडियोस देख सकते हैं, कॉमन ब्रशिंग टेक्निक या बास मेथड टेक्निक। बहुत इजी है, कुछ नहीं है, थोड़ा समय लगता है, आप एक बार सीख जाओगे, आपके लिए बहुत आसान है। दूसरी चीज़, ब्रशिंग एक टाइम नहीं, आपको दोनों टाइम करनी है। रात में सोने से पहले भी करके सोएं। इवन आप रात में एक बार ब्रश कर लिए, इसके पहले आपको जो भी खाना पीना है सब कर डालिए। बाद में सिर्फ आप पानी ले सकते हैं। जो खाना हम खाते हैं और रात भर मुंह में चिपका रहता है, वही सड़न पैदा करता है, वही दांत खराब करता है, वहीं से शुरुआत होती है प्रॉब्लम की और फिर ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखा जाए।
चलिए, तो बहुत अच्छे तरीके से आपने ब्रशिंग टेक्निक को तो डॉक्टर अंशुल जी बताया है। अगर हम जब ब्रशिंग टेक्निक की बात करते हैं तो टंग क्लीनर भी और टंग क्लीन करना भी उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। कई बार कुछ लोगों के साथ में ये भी देखा गया है कि वो टंग क्लीन करना उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं समझते हैं, सिर्फ वो ब्रश करते हैं और उसके बाद में वो निकल जाते हैं। क्या ये सही है या टंग क्लीन करना कितना इम्पॉर्टेंट है? देखिए, टंग क्लीन करना भी बिल्कुल उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि टीथ की क्लीनिंग इम्पोर्टेंट है। आपका टंग जो है वो सिर्फ एक मसल नहीं है, वो शरीर का सबसे मजबूत मसल है। साथ ही साथ उसमें सारे टेस्ट के ग्लैंड है और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा सलाइवरी सिक्रीशन के लिए मूवमेंट करने का ड्यूटी उसका है। तो इसके चलते टंग में जो भी लेयर जमा रहेगा वो सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं बैक्टीरियल ग्रोथ को बढ़ाएंगी। वो लार के साथ आपके दांतों में रचेगा, दांत भी सड़ेंगे और टाइम के साथ आपको बैड ब्रेथ फेस करना पड़ेगा। इसलिए टंग क्लीनिंग भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। बट हाँ, दांत एक हार्ड स्ट्रक्चर है, टंग सॉफ्ट स्ट्रक्चर है। कभी भी आप जीपी का यूज़ करें या टंग क्लीनर का यूज़ करें तो बड़े हल्के हाथों से करें और ज़्यादा देर तक नहीं करना। हार्डली 3 से 4 राउंड एक बार की ब्रशिंग में काफ़ी होता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ का आपने जिक्र किया है, बेड ब्रेथ। तो ये बहुत कॉमन इशू भी है और कॉमन प्रॉब्लम है जहाँ पर शायद यूजुअली लोग हर रोज़ ये इसको फेस करते हैं कि उनके सांस से बदबू आती है, सांसों से दुर्गंध आती है। तो ऐसे में इसका कारण क्या हो सकता है और फिर इसका इलाज क्या है? टेक्निकली अगर अपन देखेंगे तो बैड ब्रेथ के पीछे कुछ केमिकल और कुछ केमिकल गैसेस का रोल माना जाता है जो बैक्टीरियल प्रोसेस के कारण होता है। बट बैड ब्रेथ के मल्टीपल रीजंस हैं। आपके मुख का स्वास्थ्य ठीक ना होना, ओरल हाइजीन ठीक ना होना, ये सबसे पहला कारण है जो बहुत कॉमन है। दूसरा है लंबे समय तक खाली पेट रहना। कभी भी हम अपने शेड्यूल पे खाना या हर 3-4 घंटे में हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ खाते पीते रहना चाहिए। हम काम की वजह से या किसी भी रीज़न से अगर नहीं करते हैं तो भी बैड ब्रेथ, जिसको टेक्निकली हेलोटोसिस बोला जाता है, वो हेलिटोसिस होता ही है। तीसरा बैड ब्रेथ का कारण है किसी को अगर कोई डिसीज़ है, डिसीज़ एसोसिएटेड विद गैस्ट्राइटिस या ऐसा कुछ भी, तो उनको ये सब फेस करना पड़ेगा। बट वेरी कॉमन, अगर आप दोनों टाइम ब्रशिंग करेंगे, नीडफुल तरीके से फ्लॉसिंग करेंगे और कभी कभार यूज़ पड़ने पे ही माउथ वॉश का प्रयोग करेंगे तो बैड ब्रेथ से आपको छुटकारा मिल सकता है। दांतों की जब बात आती है तो कैविटी के बारे में भी बात करना उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन अभी हम चूंकि बेड ब्रीथिंग की बात कर रहे हैं तो क्या इसके लिए कैविटीज़ भी जिम्मेदार हैं? डेफिनेटली। कैविटी यानी कि गड्ढा हो गया एक दांत पे, आपके गड्ढे पे खाना फंसा रहेगा। खाने पे जो है बैक्टीरियल इन्वेजन चल रहा है जिसके कारण एसिड क्रिएट हो रहा है। उस एसिड क्रिएशन के कारण आपके दांत का स्ट्रक्चर जा रहा है जिसको हम सड़न बोलते हैं या आम भाषा में दांतों में कीड़ा लगना बोलते हैं। और उसी के जो गैसेस रिलीज हो रहे हैं ये हेलिटोसिस या बैड ब्रेथ के कारण होते हैं। चलिए, तो कुल मिलाकर कैविटी भी कहीं ना कहीं एक कारण हो सकती है बेड ब्रीथिंग के पीछे। कैविटी की जब बात आ रही है तो बच्चों को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि ब्रशिंग टेक्निक तो हमने आपसे जाना है, लेकिन कई बार बच्चों को समझाना ज़्यादा टफ काम हो जाता है, चाहे ब्रशिंग टेक्निक को लेकर हो या फिर कुछ मीठा खाने को लेकर हो। कैविटी कितनी जिम्मेदार है मीठा खाने को लेकर और बच्चों में इसे आप कैसे देखते हैं? कैविटीज़ जो है बच्चों में सबसे ज़्यादा कॉमनली पाई जाती है। एक टेक्निकल को हम बोलते हैं जिसको बोलते हैं नर्सिंग बॉटल कैरीज, यानी कि दूध का बॉटल लगाकर बच्चे सो जाते हैं या फिर बच्चे सुबह उठते हैं या सोने वाले रहते हैं, हम उनको फीड करा देते हैं चाहे वो जैसा भी हो, और उसके बाद वो रात भर उनके मुंह में रह जाता है। इसके पीछे का रीज़न यही है कि बच्चों में जो है आप उनको कितना भी समझाओ या थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है उनको एक्सप्लेन करना। तो मैं सारी माताओं से, पेरेंट्स से, सबसे ये अनुरोध करूँगा कि अगर बच्चा दोनों टाइम क्लीनिंग के लिए या ब्रशिंग के लिए एग्री नहीं कर रहा है तो एटलीस्ट आप अपने फिंगर से क्लीन करके उनको थोड़ा सा गम मसाज कर दिया करें। और अगर आप उनको धीरे धीरे प्रोत्साहित करेंगे, उसके लिए आपको खुद उनके सामने करना पड़ेगा। अगर हम पेरेंट्स ही सबसे पहली हैबिट डालें कि हम दोनों टाइम ब्रश करें और अपनी ओरल हेल्थ यानी कि मुख स्वास्थ्य पे ध्यान दें, तो बच्चे उसको देख के भी सीखेंगे। तरीका सिखाना उनके लिए भी आता है, वो बहुत ईजी है और वैसा करके उनको भी कराया जा सकता है। चूँकि कैविटी की अभी हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अंशुल जी, तो आगे आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि सिर्फ बच्चों ही नहीं, कई बार ये कैविटी की समस्या बड़ों में भी देखने को मिलती है और वो एक समय के बाद में बहुत ज़्यादा घातक उनके लिए हो जाती हैं। आपकी राय इस पर? मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो इसमें यही है कि ओरल हाइजीन जो प्रैक्टिस की अपन बात कर रहे हैं कि दोनों टाइम ब्रशिंग होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सबको करना ही चाहिए।
एक देखिए कॉमन सी बात है, जैसे हम सुबह उठते हैं, हम ब्रश करते हैं, फिर हम दिन भर बात कर रहे हैं, खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो सलाइवा यानी थूक का फ्लो और सारी चीज़ें चल रहा मुंह में। बट जहाँ हम सोते हैं, हमारी थूक की ग्रंथियाँ भी रेस्ट पोजीशन में आ जाती हैं, तो मिनिमल सबसे कम से कम ही थूक निकल रहा होता है। उसके कारण जो चिपका रचा खाना है, जो कैविटी का कारण है, वो क्लीन नहीं हो पाता। तो रात की ब्रशिंग, मॉर्निंग की ब्रशिंग, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चलिए, बिल्कुल। तो कुल मिला के ब्रशिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और एक टाइम ही नहीं, दोनों टाइम में। कैविटी को लेकर हमने आपसे बात की है, इसके बारे में समझा है, जाना है। सेंसिटिविटी को लेकर भी हम आपसे सवाल कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम आजकल हर किसी में देखने को मिल रही है। कोई भी ठंडा खाते हैं या गर्म खाते हैं तो दांतों में सेंसेशन एक फील होता है। इसके पीछे वजह क्या हो सकती है, और क्यों ये इतना कॉमन इन दिनों होता चला जा रहा है? सेंसिटिविटी के या किनकिनाहट दांतों में, इसके कॉमन होने के बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे प्राइमरी रीज़न है, जो मैं फिर से बोल रहा हूँ, एग्रेसिव ब्रशिंग मेथड। हम क्या करते हैं, हम जिस तरीके से हम कपड़ों पे प्रेशर लगा के कांच रहे हैं, वैसे ही हम दांतों को प्रेशर से ब्रश से क्लीन कर रहे होते हैं, जिसके कारण वो तो ऊपर का जो स्ट्रक्चर है दांत का, वो लॉस होता जाता है। तो आपका टूथ वैसे ही पतला होता जाएगा, घिस घिस के उसमें खांचे कट जाते हैं, और वहाँ से टूथ की सेंसिटिविटी चालू होती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट, कुछ फिजियोलॉजिक डिसीजेज होते हैं। फिजियोलॉजिक डिसीजेज यानी शारीरिक, जैसे आप समझ लीजिए उम्र के साथ दांत घिसते हैं, ये कॉमनली सुना जाता है, दांत घिसते हैं, उसके कारण जो जॉ और यहाँ का जो मूवमेंट है, ये इरेगुलेट हो चुका रहता है। तो उसमें जनरलाइज्ड एट्रीजन हम लोग टेक्निकली बोलते हैं, मतलब सारे दांतों का घिस जाना। ये एज के साथ होता जाता है, और फिर होता है डीप बाइट। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, इनके कारण सेंसिटिविटी बहुत बढ़ती जा रही है। लेकिन 90% केसेस जो हम एनकाउंटर करते हैं अपने प्रैक्टिस में, डेली लाइफ में सेंसिटिविटी की, उसमें 90% जो केसेस हैं, या तो इम्प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक, एग्रेसिव ब्रशिंग मेथड के कारण होता है, या तो कैविटीज़ के ही कारण होता है। सेंसिटिविटी की क्योंकि हम बात करें, तो डॉक्टर अंशुल जी आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि कई बार ये देखा जा, क्या इसे भी कैटेगराइज किया जा सकता है? क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोगों को गर्म चीज़ें खाने की वजह से वो सेंसेशन फील होता है, और कई लोगों को ठंडी चीज़ें खाने से वो सेंसेशन फील होता है। ये कैसे कैटेगराइज किया जा सकता है, या दोनों ही समस्याएं एक साथ होती हैं? मैम, ये इसमें ऐसा होता है कि जब किसी व्यक्ति का टूथ इनिशियल स्टेज ऑफ पल्पाइटिस, यानी कि अंदर की नस के इन्फ्लेमेशन स्टेज में होता है, तो ज़्यादातर वो ठंडे से ही सेंसिटिव फील करेंगे। विथ टाइम जब वो प्रोसेस बढ़ रहा है, उसकी केयर नहीं किया गया या नीडफुल ट्रीटमेंट नहीं लिया गया, तब फिर वो हीट एंड कोल्ड बोथ सेंसिटिविटी में जाता है। जब वो हीट सेंसिटिविटी में आ गया, मतलब उसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल पल्पाइटिस। तो जहाँ वो उस रेंज में आ गया है, फिर वो ट्रीटमेंट की नीड हो गई है उस टीथ में। तो वैसे केसेस में आपको पेन हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको हीट सेंसिटिविटी यानी कि गर्म चीज़ों को कंज्यूम करने से सेंसिटिविटी होने लगेगी, और जो टाइम के साथ मवाद बन के आती है, जिसके कारण काफ़ी पेशेंट्स ऐसे आते हैं, सर दर्द नहीं है बट स्वेलिंग है, मवाद आ रहा है, फुंसी बन चुकी है, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। चूँकि दांतों को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं, और डेंटल ट्रीटमेंट की जब भी बात आती है, तो अक्सर इसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट, फिलिंग की या कैपिंग की बात हमेशा से होती है एज अ डेंटल ट्रीटमेंट। तो इसमें सबसे पहले हम रूट कैनाल को लेकर बात कर लेते हैं। कई लोगों को ये लगता है कि ये काफ़ी पेनफुल होता है, इसका जो प्रोसीजर होता है वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है, इसलिए पेशेंट हिम्मत नहीं कर पाते डेंटिस्ट के पास में आने की और इस ट्रीटमेंट को लेने की। इसका असर ये होता है कि समय के साथ में उनकी ये परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। क्या कहेंगे आप ऐसे केसेस पर, ऐसे पेशेंट्स को? देखिए मैम, सबसे पहले तो सारे पेशेंट्स को ये, हर व्यक्ति को ये होना चाहिए कि आपके दांत में अगर छोटा सा भी छेद हो गया, खाना फंस रहा है, आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो लेकिन उसमें पेन नहीं है, तो सबसे पहले मन से ये भ्रांति हटाएं कि दर्द नहीं है तो इलाज की ज़रूरत नहीं है। आपको छोटा सा भी छेद फील होता है, आप तुरंत किसी भी डॉक्टर पास जाके उसका इलाज कराएं, ताकि जितना जल्दी हो सके उस दांत की सड़न को रोका जा सके और वो दांत की लाइफ रहे। जब लेट हो चुका रहता है, गड्ढा बढ़ गया, दर्द आ गया, 90% लोग तभी आते हैं, तब वो ऐसा टाइम आ चुका रहता है कि हम उसमें सिर्फ फिलिंग या सिर्फ मसाला भर के उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। वैसे केसेस में फिर रूट कैनाल पे जाना या कैप लगाना ये हमें करना पड़ता है। तो सबसे इनिशियल स्टेट जो शुरू में ही आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी दांत में खाना ज़्यादा फंस रहा है, रुक रहा है, गड्ढा हो गया है, आप उस टाइम पे उसका ट्रीटमेंट करा लीजिए। नॉमिनल ट्रीटमेंट होगा, सिर्फ फिलिंग होगी, मसाला भर के, काफ़ी सारे केसेस में प्रिवेंशन हो जाएगा।
कैपिंग और फिलिंग को लेकर भी आपकी राय जानना चाहेंगे कि कैपिंग और फिलिंग की अगर बात करें तो ये कब इतना इम्पोर्टेंट होता है और कौन से स्टेज में ये समझा जाता है कि इस स्टेज पे या इस सिचुएशन पे हमें कैपिंग करानी है और इस सिचुएशन पे हमें फिलिंग करवानी है? फिलिंग का मतलब ये हुआ मैम मिनिमल स्ट्रक्चर लॉस, जैसे दांत में छोटा ही छेद है, कोई बड़ा पार्ट नहीं लॉस हुआ है, तो वहाँ पे हम एक मसाला डाल के फिलिंग करके उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन वहीं एक बड़ा लॉस हो गया, बड़ा एक गड्ढा जैसा बन गया, या किसी तरफ से आगे से या पीछे से दांत का स्ट्रक्चर लॉस हो रहा है, तो वैसी जगह पे फिलिंग जो है वो रुकेगी नहीं। हम कोई भी मसाला भरेंगे, हम उस पर बाइट करेंगे, वो ब्रेक हो जाएगा। वैसे केसेस पे कैपिंग की नीड होती है। दूसरी चीज़, जब हम किसी टूथ का रूट कैनाल करते हैं, रूट कैनाल करने के बाद दांत का स्ट्रक्चर वीक हो चुका रहता है, क्योंकि ऑलरेडी गहरी सड़न हो चुकी रहती है, और उस वीक स्ट्रक्चर को हटाना ज़रूरी है इन्फेक्शन हटाने के लिए, फिर उसमें कुछ स्ट्रेंथ नहीं रह जाता। वैसे केसेस पे भी कैप को हम एज अ प्रोटेक्टर, एज अ हेलमेट उस पर लगाते हैं ताकि वो फंक्शनल हो जाए। इसके अगर शुरुआत की बात करें, अगर एक बेसिक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि इसके कॉज क्या कुछ हो सकते हैं? क्या कैविटी ही इसके लिए जिम्मेदार है? क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन किसी पेशेंट को होती है कि वो उसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो रही है, कैपिंग की ज़रूरत महसूस हो रही है या फिर फिलिंग की ज़रूरत महसूस हो रही है, तो ऐसे में कारण क्या कुछ होता है? क्या कैविटी ही इसके लिए जिम्मेदार है? ज़्यादातर केसेस पे तो कैविटी रहती मैम, लेकिन अदरवाइज कई बार जैसे हम कुछ कड़ा खा गए, जैसे किसी ने कंकड़ खा लिया, दांत टूट गया, या नॉन वेजिटेरियंस में कॉमनली देखा गया है कि एक आध साइड दांत का फ्रैक्चर हो जाता है, या कोई जा रहा है, खेल रहा है बच्चा या कुछ है, गिर गया, ऐसे केसेस में भी कैपिंग अपने को करनी पड़ती। जहाँ हमारे को टूथ का स्ट्रक्चर लॉस दिखा, वहाँ पे जहाँ पे ऐसा समझ आ रहा है कि हम इस पर फिलिंग डालेंगे तो वो फिलिंग टिकेगी नहीं, तब फिर उस केस में हमको कैप के लिए जाना। कैपिंग की बात लगातार आ रही है अभी, तो हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या कुछ इसका प्रोसीजर होता है, और कोई पेशेंट अगर अपने डेंटल ट्रीटमेंट के लिए कैपिंग के लिए अगर आपके पास में आता है तो उसका ट्रीटमेंट फिर कैसा होता है और कैसे पेशेंट को फिर समझाया जाता है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है मैम, जो जैसे ही कोई भी पेशेंट आता है ट्रीटमेंट के लिए, हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिनिकल एग्जामिनेशन और एक एक्सरे के साथ रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। अगर हमें उसमें दिख रहा है कि इसमें अदर देन कैपिंग रूट कैनाल या किसी ट्रीटमेंट की नीड है, तो वो करके फिर कैप किया जाएगा। अदरवाइज कैप का पूरा काम मेन है प्रोटेक्टर का, और जो स्ट्रक्चर लॉस है टूथ का, उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने का। सेकेंडली उसमें फिलिंग जो डलेगी वो फिलिंग रिटेन हो, तो इसके लिए हम उस पर कैपिंग करते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे समझ लीजिए हमने एक हेलमेट पहना दिया है टूथ को, ताकि वो और वीक ना हो। देखिए जैसे आपके सामने ये एक मॉडल है, इस मॉडल पे हम लोगों ने 3 यूनिट के ब्रिज का दिखाया हुआ है, मतलब इसमें हम 3 कैप लगाए हुए हैं। जैसे ये बीच का दांत मिसिंग है, या अगर ये प्रेजेंट भी है, तो हम क्या करते हैं, टूथ को एक उसकी शेप दे देते हैं, जो उसका नेचुरल शेप है उसी से मिनिमली एडजस्टेड उसकी शेपिंग की जाती है, और उसके बाद फिर कैप बना के उसके ऊपर सीमेंट के थ्रू पेस्ट किया जाता है। ये उसका मेथड है जी। क्या इस कैपिंग की भी कोई लाइफ होती है? हाँ मैम, हर कैप की लाइफ है। कैप में एज सच लाइफ से एसोसिएटेड कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं होती। कभी अगर कोई प्रॉब्लम आया किसी कैप में कि कैप के एसोसिएटेड दिक्कत हो रहा है, या कैप के कारण मसूड़ों में सूजन आ रही है, या कैप ऊंचा है बाइटिंग में दिक्कत हो रही, तभी ही उसको ऑल्टर करना पड़ता है, नहीं तो सेम कैप ही हमेशा चलता है। एक कॉमन मैंने कंप्लेंट अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि लोग कैप नहीं लगाना चाह रहे हैं हम, क्योंकि वो निकल जाता है, ऐसा हम सुने हैं। देखिए कोई भी कैप जो है वो सीमेंट के थ्रू उस पर प्लेस किया जाता है। अगर कभी कुछ ऐसा हुआ कि चूइंग बाइटिंग के इरेगुलर फोर्सेस या कोई चिपचिपी चीज़ या इस टाइप का कुछ खा लिया गया और उसके कारण ऐसा कुछ होता है, तो वो निकल जाता है। लेकिन मैं सभी से अनुरोध करूंगा, कोई कैप अगर निकला है तो आप उसको बिल्कुल गिराएं या घुमाएं नहीं, वो सेम कैप यूज़ हो जाएगी। 2 से 3 दिन के अंदर आप वापस से उसको लगवा सकते हैं। डेंटल प्रॉब्लम्स और उसके ट्रीटमेंट को लेकर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। अगर एक प्रॉब्लम की बात करें या एक कॉज की बात करें, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कितना जिम्मेदार अल्कोहल को या फिर स्मोकिंग को माना जा सकता है? हाँ मैम, स्मोकिंग, टोबैको कंजम्पशन, जो छत्तीसगढ़ में खासकर गुटखा, तंबाकू, माखुर, ये सब जो चीज़ें चलती हैं, इन सब के कारण काफ़ी नुकसान होता है। आप अल्कोहल की बात भी करें तो अल्कोहल एक एसिडिक कंटेंट होता है, एक एसिडिक पीएच क्रिएट करता है। उसके कारण जो है दांतों में इरोजन बोलते हैं, इरोजन यानी केमिकल इरोजन, यानी कि केमिकली दांतों का क्षरण, ये देखने को मिलता है। वहीं हम अगर स्मोकिंग में आए तो स्मोकिंग का सबसे बड़ा रोल जो है वो दांतों के साथ साथ जो पूरा ओरल म्यूकोजा है, यानी मुंह की जो पूरी चमड़ी है,
तालू है, जीभ है, गाल है, इन पे इम्पैक्ट पड़ता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई चीज़ पे बार बार हीट लग रहा है और केमिकल्स लग रहे हैं, तो वहाँ पे इरिटेशन एक शरीर की प्रक्रिया होने लगती है, जिसके चलते वहाँ पे काफ़ी सारे फाइबर्स बना लेते हैं, जो कि एक कंडीशन बनती है OSMF या ओरल सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस कहते हैं। ये जो है ये सारे प्री कैंसरस लीजन हैं, इन कारण फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ जाती है। इसका यूजेस की अगर बात करें तो ये लोग लगातार इसकी लत में लगातार घुसते चले जा रहे हैं, और वो लगातार मतलब स्मोकिंग की बात करें या अल्कोहल की बात करें, इन सभी से वो परहेज़ करने से गुरेज भी नहीं करते हैं, वो कंटिन्यूसली इसका सेवन भी करते हैं। आश्चर्य की बात ये होती है कि ये उन्हें पता होता है कि इसका काफ़ी घातक परिणाम भी हो सकता है, और यही वजह होती है कि जब बहुत ज़्यादा ये स्टेज बढ़ जाता है तो आगे चलकर ये ओरल कैंसर का रूप ले लेता है। आप कैसे देखते हैं इसे? ओरल कैंसर के लिए कितना जिम्मेदार है? मैम 90% ऑफ केसेस या ज़्यादातर केसेस जो हैं वो गुटखा, तंबाकू और स्मोकिंग के ही कारण ओरल कैंसर में कन्वर्ट हो रहे हैं। खासकर छत्तीसगढ़ प्रदेश में ये बहुत कॉमनली देखा जाता है। कोई भी गुटखा, तंबाकू या ये स्मोकिंग, इस टाइप के जो ये मादक पदार्थ हैं, ये एक तरीके से शरीर में एक उल्टी प्रक्रिया चालू करते हैं। जैसे हम बात करें कैंसर की, तो प्रैक्टिकली कैंसर क्या है? कैंसर कोई बीमारी नहीं है। कैंसर शरीर में जो सेलुलर मूवमेंट है उसमें ऑल्ट्रेशन है। इसकी डेफिनेशन हम बोलते हैं अनकंट्रोल्ड अनवांटेड ओवर ग्रोथ ऑफ सेल। इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक सेल है जिसको बनना था, वो 1 से 100 बनना था, लेकिन वो 1 से 1 लाख बनता जा रहा है। तो इसके कारण वो मास बड़ा होता जा रहा है, और मास बड़ा होने के कारण दिक्कत आ रही है। तो स्मोकिंग, गुटखा च्यूइंग एंड इवन अल्कोहल ऑल्सो इज़ वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरल कैंसर्स। खासकर गुटखा च्यूइंग, तंबाकू रखना या माखुर दबाना, ये बहुत कॉमन है। अगर आप कैंसर की बात करें तो किसी भी व्यक्ति को ऐसी गांठ जैसा फील हो रहा है जो ठीक नहीं हो रहा है, या लंबे समय से दर्द बना हुआ है, या वो किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं लेकिन वजन घटता जा रहा है, तो ये सीधा साइन है कि उसको कहीं ना कोई कैंसरस डेवलपमेंट हो सकता है। तो ज़रूरी है कि समय रहते उसे बहुत ज़्यादा न बढ़ाया जाए। अगर आपको शुरुआत में ही इसके कुछ इंडिकेशंस मिल रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर अंशुल जी ने बताया भी है, अगर आप ऐसा कुछ फील करते हैं तो फ़ौरन ही बिना लेट के अपने नियर बाय डॉक्टर से ज़रूर, इस डेंटिस्ट से जाकर इसका कंसल्ट ज़रूर कराएं। ये तो बात हो गई कैंसर की, और ओरल कैंसर को लेकर भी, और इसके ट्रीटमेंट को लेकर हमने आपसे जाना है, सिम्टम्स को लेकर भी हमने आपसे जानकारी ली है। आगे आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी कुछ देर पहले जब हम ट्रीटमेंट को लेकर बात कर रहे थे, हमने कैपिंग की, फिलिंग की, रूट कैनाल ट्रीटमेंट की बात तो की है, दांत इम्प्लांट करने की भी बात को लेकर हम आपसे आपकी राय जानना चाहेंगे कि कौन से ऐसे सिचुएशन आते हैं, कौन सा ऐसा स्टेज आता है जब दांत को ही तोड़कर उसे वापस से नया इम्प्लांट करना होता है, या कैसी स्थिति ये रहती है? दांतों की जैसे हम बात करें, ऐसे केसेस जहाँ पे फ्रैक्चर हो जाता है, टूथ का फ्रैक्चर, हम कुछ खा रहे हैं, इम्प्रॉपर बाइट हो गया, खाने में कंकड़ आ गया, या नॉनवेज कंजम्पशन, या किसी कारण से जैसे गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, ऐसे केसेस पे टूथ अगर टूट जाता है और दांत अगर रिस्टोर नहीं किया जा सकता, मतलब उस दांत को वापस से मेंटेन नहीं रखा जा सकता है किसी भी ट्रीटमेंट से, वैसे केसेस में उसको निकाल के हम इम्प्लांट डालने की प्रक्रिया करते हैं। इम्प्लांट एक बहुत ही आसान प्रोसीजर है, जैसा मैं आप देखना चाहेंगे। इम्प्लांट कुछ नहीं होता है, एक दांत जो है वो ऊपर इतना सा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन बाकी रूट होती है। तो अब वो दांत जा चुका है, हम एक रूट बनाते हैं, हम एक आर्टिफिशियल रूट बनाते हैं, जो कि एक टाइटेनियम का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, स्क्रू होता है, जो बोन के साथ फ्यूज़ हो जाता है। मतलब हमने एक रूट क्रिएट कर दिया, उसके ऊपर कैप लगाना और ऐसा करके दांत लगाना, ये। और इसकी लाइफ को लेकर अगर बात करें, क्योंकि कुछ देर पहले जब हम कैपिंग को लेकर बात कर रहे थे तो उसकी लाइफ को लेकर भी हमने जानकारी ली है। क्या एक बार अगर दांतों का इम्प्लांट हो जाता है तो ये क्या आदमी फिर निश्चिंत हो सकता है, या इसके भी पर्टिकुलर एक पीरियड होता है? इम्प्लांट्स का वैसे तो कोई ऐसा पर्टिकुलर पीरियड नहीं होता है, इनकी भी लाइफ काफ़ी अच्छी है, वो लाइफ लॉन्ग वहाँ रहते हैं। थोड़ी बहुत अगर किसी केसेस में आप परेशानी देख सकते हैं तो ऊपर का जो उस पर लगाया गया कैप है उससे एसोसिएटेड वहाँ गैप बन गया, वहाँ खाना फंस रहा है, वहाँ मसूड़े में सूजन है, इस टाइप की कोई चीज़ों के कारण थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है। लेकिन इम्प्लांट हमेशा अपनी जगह फिक्स रहता है, एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी है। बस कभी प्रॉब्लम आया तो ऊपर का कैप हटा के दूसरा लगाया जा सकता है। चलिए, बहुत सारी चीज़ों को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। कार्यक्रम के आखिर में डॉक्टर अंशुल जी एक फाइनल कमेंट आपसे जान लेते हैं हमारे व्यूअर्स को कि वो अपनी दांतों की केयर कैसे करें।
मैं हर व्यक्ति से, सभी से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आप एक प्रॉपर तरीके से ब्रशिंग करना और फ्लॉस करना, यानी दांतों के बीच में जो क्लीनिंग, खाना फंसता है उसके लिए जो धागे आते हैं, उन सारी चीज़ों को यूज़ करने का टेक्निक अपने डेंटिस्ट से समझ लें। उसका ध्यान रखें, हर 6 महीने में एक बार दांतों का चेकअप कराते रहें। अपने मुख स्वास्थ्य पे आप ध्यान देंगे तो आपको ज़्यादातर ट्रीटमेंट की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। बाकी दांत साफ़ कराना या इस टाइप की जो प्रक्रियाओं को हर 6 महीने में करना चाहिए, इस टाइप की जो बोला जाता है, ये डिपेंड करता है व्यक्ति टू व्यक्ति और हैबिट टू हैबिट पे। मैं सबसे यही अनुरोध करूँगा कि आप सिर्फ़ और सिर्फ हर 4 से 6 महीने में अपना ओरल और डेंटल चेकअप रेगुलर कराते रहें। अगर आपको कोई तकलीफ़ होगी, कुछ होगी, तो उसका नियमित और जो भी रिक्वायर्ड इलाज है वो करवा के आप अपनी परेशानियों को बढ़ने से रोक सकते हैं। बिल्कुल, और हर बार इसीलिए ये कहा भी जाता है कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। डॉक्टर अंशुल जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, और हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स को आपने इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं दांतों को लेकर, डेंटल प्रॉब्लम्स को लेकर, क्या कुछ कहाँ पे क्या दिक्कतें आती है, इन सभी को जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू मैम। तो आज हेल्थ इज़ वेल्थ के इस कार्यक्रम के थ्रू हमने ये जाना है कि डेंटल इश्यूज क्यों होते हैं, कहाँ पर लोग गलती कर बैठते हैं, इसके कॉजेस क्या कुछ हो सकते हैं और इसका इलाज क्या कुछ और कैसे हो सकता है, इन सभी को लेकर हमने विस्तृत रूप से डॉक्टर अंशुल जी से यहाँ पर जाना है। और ये बात भी निकल कर सामने आई है कि कभी भी आपको दांतों को लेकर और उससे जुड़ी जो परेशानी है उससे हल्के में नहीं लेना है। थोड़ी सी भी तकलीफ आगे चलकर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा घातक हो सकती है, इसीलिए समय रहते इसका इलाज ज़रूर कराएं। इसी के साथ आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। अगली बार हम फिर से हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।